Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and guys, topic for today is section 56 of the Indian Contract Act 1872. Guys, you are all very well aware कि हम लोग discharge of contract chapter को discuss कर रहे हैं. Right from section 37 onwards, we are discussing this chapter of discharge of contract and I've repeatedly told you in each and every video of mine कि discharge of contract को हम 4 parts में study करते हैं. First is by way of performance, which is from section 37 to 55 of the Indian Contract Act, जो मैंने already discuss कर लिया है. Each and every concept has been discussed in greater detail by me along with illustrations and case laws. Second is by way of breach. वहाँ पे हम सेक्शन 39 को रीड करते हैं, उसको एक इन डेप्थ स्टडी करते हैं सेक्शन 39 की, उसकी भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है. एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग द थर्ड मेथड of discharge of contract which is by way of impossibility or illegality. अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरीके से होगा, by way of impossibility or illegality. So section 56 of the Indian Contract Act 1872 deals with impossibility and illegality और हमें ये बताता है after you have read this concept, जब आप इस सेक्शन को रीड कर लोगे in greater detail each and every word properly, आपको समझ अपने आप आएगा कि किस तरीके से impossibility और illegality के कारण हमारा contract discharge हो जाता है. डिस्चार्ज का मतलब नथिंग बट इट इज़ टू गेट रिड ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट. किस तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है. सो इट इज़ बाय वे ऑफ इम्पॉसिबिलिटी और इलीगैलिटी. बहुत इंटरेस्टिंग है आज की क्लास भी, जस्ट लाइक प्रीवियस क्लास थी सेक्शन 39 पे. आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है गाइज इफ़ यू अंडरस्टैंड दैम. बट बिफोर वी मूव ऑन, if you are new to my channel and you have not subscribed it yet, guys, please subscribe to my channel right away and I promise to provide you with the best content videos here on this platform. And yes, if you enjoy learning with me, you understand what I teach, please like all my videos and do let me know in the comment section. So guys, let's get started with section 56. But before we move on guys, एक चीज़ देखना, you should very well know the meaning and differentiation between void agreements and void contracts. मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि हम क्या रीड करेंगे सेक्शन 56 में. सेक्शन 56 पैराग्राफ नंबर 1 इट डील्स विद वॉइड एग्रीमेंट्स. सेक्शन 56 पैराग्राफ 2 डील्स विद वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सेक्शन 56 पैराग्राफ 3 डील्स विद कॉम्पनसेशन. इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद आई विल बी डिस्कसिंग सर्टन एक्सेप्शंस एंड ग्राउंड्स ऑफ सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और इलीगैलिटी. अभी आपको कुछ नहीं समझ आएगा, दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. अभी धीरे धीरे आई विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो बिफोर वी मूव ऑन, आपको सिर्फ और सिर्फ मैं इतना चाहती हूँ कि इफ़ यू आर इन दिस वीडियो, ऑन दिस वीडियो, आपको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स और वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होती हैं, इनमें क्या डिफ्रेंसिएशन होता है, क्यों एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और एक वॉइड एग्रीमेंट है, वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए. एंड गाइज, आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस कॉन्सेप्ट जब मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को स्टार्ट किया था, क्योंकि आई बिलीव कि ये बेसिक्स हैं. हर बच्चे को बिफोर बिगिनिंग विद दिस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको वो पता होना ज़रूरी है. आई हैव मेड सेपरेट वीडियोज़ ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स ऑन वॉइड एंड इलीगल एग्रीमेंट्स, वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स. सो गाइज, अगर आपने नहीं वो वीडियोस देखी, आपको आई बटन पे उसका लिंक दिख रहा होगा, आप ज़रूर उन वीडियोस को बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो यू हैव टू वॉच दैट वीडियो. सो यू जस्ट वॉच देम, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, डिफ्रेंसिएशन देखो क्या होता है और उसके बाद इस वीडियो को देखना, बहुत प्रॉपर्ली समझ आएगा. बिकॉज यहाँ पे I'm not gonna explain those concepts. So section 56 paragraph number 1 it deals with agreement to do an impossible act. Guys, अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हो तो आप मुझे आंसर कर दोगे कि what is the effect of an agreement to do an impossible act. If you agree with somebody to do an impossible act, तो वो क्या होती है agreement? void ab initio. तो इसको हम बोलते हैं void agreement. एक और चीज़ मैं बताती हूँ गाइस कि जो सेक्शन 56 पैराग्राफ नंबर 1 है, जैसे कि इट डील्स विद वॉइड एग्रीमेंट्स, तो यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी एंड इनिशियल इलीगैलिटी का. सेक्शन 56 पैराग्राफ 2 विच डील्स विद वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, इसमें हम डिस्कस करेंगे सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी एंड सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, इसको डिस्कस करेंगे. और इसके बाद यहाँ पे सेक्शन 56 पैराग्राफ 3 में भी डिस्कस अबाउट कॉम्पेंसेशन. सो इनिशियल वाले पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर होंगे. सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और इलीगैलिटी जो बहुत ही मेजर क्रक्स है इस चैप्टर का, वो सेक्शन 56 पैराग्राफ 2 में आएगा और फिर हम कॉम्पेंसेशन को डिस्कस करेंगे. सो इफ आई टॉक अबाउट एन अग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट, इफ यू अग्री विद समबडी टू डू एन एक्ट विच इज नॉट पॉसिबल इन इटसेल्फ, उसको करना ही पॉसिबल नहीं है, सो दैट अग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो. आई होप यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ इट, क्योंकि वो वॉइड एब इनिशियो होती है, वॉइड राइट फ्रॉम इट्स बिगिनिंग, राइट फ्रॉम इट्स इंसेप्शन, तो उसको हम वॉइड एग्रीमेंट बोलते हैं. वॉइड एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 2 क्लॉज G ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्लियरली डिफाइन किया है कि वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है. इज इट विच इज वॉइड एब इनिशियो, इट मीन्स कोर्ट कैन नॉट
enforce these agreements. इन agreements की enforceability नहीं होती है since they are void ab initio. Guys, इसकी मैं एक example देती हूँ. Suppose you have entered into an agreement. हम contract word नहीं use करेंगे. You have entered into an agreement with somebody और आप बोलते हो कि I'll be bringing a dead man to life. So is it possible? No. So एक agreement है to do an impossible act. उसके बाद if you ask somebody that I'll be discovering treasure by magic, जादू करके, so is it possible? No. So it's merely an agreement which will never ripen into a contract. And since it's an agreement to do an impossible act, it is void ab initio. So this thing is based upon a maxim, which is, उस maxim को हम क्या बोलते हैं? Less non cogit ad impossibilia, which means law can never compel you. कभी भी law आपको force नहीं करेगा to do an act which is, certainly not possible to perform. It is not possible to perform an act. आप नहीं कर सकते इस act को perform. It means something which is impossible, law cannot. And law never does not force a person to do an act which can never be possibly performed. तो इस maxim का ये meaning होता है और इस maxim पे ही हमारा ये जो concept है वो based होता है. I hope guys आपको समझ आ चुका है. तो जो मैंने आपको दो examples दी हैं, bringing a dead man to life and second example of discovering treasure by magic, these are examples of initial impossibility. Initial impossibility मतलब something which is not possible to perform. Initial मतलब right from its beginning ही उसको possible नहीं है. ऐसा तो नहीं कि अभी ये possible है लेकिन बाद में जाके ये impossible हो जाएगा. No, it is initially impossible to perform. So it's an example of initial impossibility. दोनों examples. Talking about initial illegality, suppose there are two people A and B. A B को बोलता है कि I'll be marrying you. अब A को पता है कि A is a person who has already married to some other person C. A की C से शादी हो रखी है but A has entered into an agreement with B और उसको बोलता है कि I'll be marrying you. जबकि A को इस चीज़ का पता है कि the law to which A is a subject. It means अगर A इंडिया में रहता है तो उस पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल होगा. अगर वो किसी फॉरेन कंट्री में है तो वो उस फॉरेन कंट्री का लॉ उस पर एप्लीकेबल होगा. इट मीन्स जिस भी कंट्री में A रहता है उसको पता है कि द लॉ टू विच ही इज अ सब्जेक्ट जो उसके ऊपर एप्लीकेबल है उसमें पॉलीगेमी को बैन किया है. पॉलीगेमी इज प्रोहिबिटेड. इट मीन्स एक से ज़्यादा शादी करना प्रोहिबिटेड है. ए को ये पता है. इट मीन्स एक ऑलरेडी ऐसा लॉ है इंडिया में जो बना रखा है जहाँ पे पॉलीगेमी इज प्रोहिबिटेड. सो ऐसा तो नहीं कि आज अगर वो एक से ज़्यादा शादी कर लेगा तो वो वैलिड है और कल को वो इम्पॉसिबल हो जाएगा, कल को वो इलीगल हो जाएगा. क्या ऐसा है? नहीं. इट इज़ एन इनिशियल इलीगैलिटी. आपको पता है इनिशियली कि ये चीज़ इलीगल है और आपको नहीं करनी क्योंकि हमारे इंडियन लॉ ने इसको मना किया है. सो आई होप गाइस आपको समझ आ गया कि इनिशियल इलीगैलिटी और इम्पॉसिबिलिटी क्या होती है. सपोज एक और एग्जांपल देती हूँ कि ए ने बी के साथ एक एग्रीमेंट किया. गाइस कॉन्ट्रैक्ट वर्ड को हम नहीं यूज़ करेंगे एंड आई होप जिसको डिफ्रेंसिएशन पता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में उसको समझ आएगा कि हम कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं यूज़ करेंगे. अब अगर एक और एग्जांपल दूँ तो ए ने बी को कहा कि आई विल बी एक्सपोर्टिंग यू सम गुड्स. ए ने बी को कुछ गुड्स एक्सपोर्ट करने का प्रॉमिस किया, एक अग्रीमेंट करी. बट ए को पता है कि इंडिया में एक ऐसा लॉ है जो इस गुड्स की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को बैन करता है. इट मीन्स ए को पता है कि ये चीज़ क्या है, इलीगल है, इनिशियली इलीगल है. ऐसा नहीं है कि आज वो वैलिड है, लॉफुल है, कल को वो अनलॉफुल होगी. वो सब्सिक्वेंट में हम सेक्शन 55 पैराग्राफ 2 में रीड करेंगे इन चीज़ों को जहाँ पे ऑलरेडी इंडिया में लॉ बन रखा है. आपको पता भी है कि इंडिया में ये ऐसा कोई लॉ है, फिर भी आप एग्रीमेंट करते हो तो वो क्या होगी, इनिशियल इलीगैलिटी होगी. इट मीन्स ए को पता है कि इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर गुड इज बैंड इन इंडिया, आई कैन नीदर इम्पोर्ट इट नॉर एक्सपोर्ट इट. बट नोइंग दिस फैक्ट आप क्या कर रहे हो, बी के साथ एक अग्रीमेंट करते हो कि आई विल बी एक्सपोर्टिंग दिस पर्टिकुलर थिंग टू यू, जबकि उसको पता है कि वो इंडिया में बैंड है. तो क्या ये अग्रीमेंट वैलिड होगी? नहीं. तो इट इज वॉइड एब इनिशियो. राइट फ्रॉम इट्स इंसेप्शन, राइट फ्रॉम इट्स बिगिनिंग वो क्या रहेगी, वॉइड रहेगी. सो आई होप गाइज आपको सेक्शन 56 पैराग्राफ 1 बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा. यहाँ पे बेसिकली सेक्शन 56 पैराग्राफ नंबर 1 डील्स विद वॉइड एग्रीमेंट्स. वॉइड एग्रीमेंट्स ऐसी एग्रीमेंट्स होती हैं विच आर नॉट इन्फोर्सिएबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ. कोर्ट ऑफ लॉ से इन्फोर्सिएबल वो नहीं होती हैं. इज इट? वो इन्फोर्सिएबल क्यों नहीं होती हैं? बिकॉज अब यहाँ पे आप देख सकते हो इट्स एन अग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट. हाउ कैन यू परफॉर्म एन इम्पॉसिबल एक्ट? हाउ कैन यू परफॉर्म एन एक्ट विच इज नॉट पॉसिबल इन इटसेल्फ? तो वो वॉइड एग्रीमेंट होगी. वॉइड एब इनिशियो, void right from its inception, right from its beginning. और इसमें हम लोग दो कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करते हैं void agreements में. बेसिकली सेक्शन 56 पैराग्राफ 1 में इनिशियल इलीगैलिटी
एंड इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। तो हम ये कॉन्सेप्ट को बाय द एंड खत्म कर लेंगे, इम्पॉसिबिलिटी और इलीगैलिटी को। बाय द एंड आपको समझ आएगा ये दो तरीके की होती हैं दोनों, इम्पॉसिबिलिटी भी दो तरीके की होगी, इलीगैलिटी भी। एक टाइप हम कवर कर चुके हैं, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी एंड इलीगैलिटी। इनिशियल मतलब जो बिगिनिंग से ही क्या है, इलीगल है या इम्पॉसिबल है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और यहाँ पे एग्रीमेंट्स की नेचर क्या होती है, वॉइड एब इनिशियो। टॉकिंग अबाउट सेक्शन 56 पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 2 बोलता है कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आया गाइस, यहाँ पे एग्रीमेंट वर्ड देखने को मिलेगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलेगा, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट, पैराग्राफ 1 में वी आर टॉकिंग अबाउट वॉइड एग्रीमेंट्स, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। सो आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वर्ड देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया विच वॉज वैलिड इन इटसेल्फ, बिल्कुल वैलिड है, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया टू डू एन एक्ट। बट जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया वो चीज़ उस टाइम पे क्या थी, परफेक्टली वैलिड थी, ना तो इट वॉज फॉरबिडन बाय लॉ, और ना ही वो चीज़ इस तरीके से थी कि इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल भी थी परफॉर्म करनी और वो फॉरबिडन बाय लॉ भी नहीं थी। बट आफ्टरवर्ड्स, बाद में इट हैज़ बिकम इम्पॉसिबल और अनलॉफुल, सो इसको हम बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सो वॉइड एग्रीमेंट मतलब जो बिल्कुल बिगिनिंग से ही, इनिशियली स्टार्टिंग से ही वॉइड होती है, इसीलिए उसमें हम इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी और इलीगैलिटी का पॉइंट डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस, बट सब्सिक्वेंटली बाद में ऐसा कुछ हो गया। आफ्टरवर्ड्स का मतलब क्या होता है, सब्सिक्वेंटली। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि हम किसको डिस्कस करेंगे, यहाँ पे सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी को, इन दो पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। सो इलस्ट्रेशंस के साथ मैं आपको समझाऊंगी। अब यहाँ पे क्या लिखे, आफ्टरवर्ड्स। सो अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैड कम इनटू एग्जिस्टेंस, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो एग्जिस्टेंस में था, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वाज देयर, बट सब्सिक्वेंटली वो चीज़ इम्पॉसिबल हो गई टू परफॉर्म, या फिर वो चीज़ इलीगल हो गई। अब गाइस इलीगल का मतलब, जो हम इलीगैलिटी पढ़ रहे हैं, इलीगैलिटी का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, जिसको हमारे लॉ ने मना किया है। अगर आप उस चीज़ को करोगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि इट विल बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। इस चीज़ को हम देखो, जो चीज़ इम्पॉसिबल है वो तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म, तो आप समझ जाओगे कि वो वॉइड है। बट क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि जो चीज़ इलीगल है वो क्यों वॉइड होती है, बिकॉज इलीगैलिटी क्या होती है, समथिंग विच इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, और अगर आप उस चीज़ को करोगे तो यानी कि आप क्या कर रहे हो, इन अ वे और द अदर यू आर गोइंग अगेंस्ट सर्टन लॉज इन इंडिया। अब अगर हर इंसान को ये करने दे दिया गया तो इंडिया में लॉज का होने का मतलब ही क्या है, इट मीन्स इट इज़ रिगार्डेड एज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, लोगों के लिए बेनिफिट के लिए नहीं है। हर इंसान अगर ऐसे लॉज को ब्रेक करता रहेगा, जिस चीज़ को हमारे लॉ ने मना किया हम उसको फिर भी करते रहेंगे, तो वो चीज़ क्या होगी, हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगी टू द इंटरेस्ट्स ऑफ सोसाइटी एज अ होल। सो आई होप आपको समझ आ रहा है कि किस तरीके से और क्यों हम इलीगल एग्रीमेंट्स को भी वॉइड कहते हैं। सब्सिक्वेंट, अब हम रीड करेंगे सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी एंड इम्पॉसिबिलिटी। इसकी इलस्ट्रेशंस देती हूँ गाइज। अब जो चीज़ पहले परफेक्टली पॉसिबल थी, करना उसको पॉसिबल था, बट बाद में वो क्या हो गया, इम्पॉसिबल, और पहले वो परफेक्टली लीगल थी बट बाद में इलीगल होगी। अब हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। सपोज आई हैव एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट विद यू, मैंने आपके साथ अग्रीमेंट करा और मैंने आपको कहा कि आई विल बी सेलिंग माई कार टू यू। जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया वो परफेक्टली वैलिड है। ऑन 1 जनवरी 2021 वी हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद ईच अदर, और मैंने आपको कहा कि आई विल बी सेलिंग माई कार टू यू। अब यहाँ पे क्या है, What happened is हमने अग्रीमेंट करी 1 को, और मैंने कहा कि आपको 10 जनवरी को मैं अपनी कार डिलीवर कर दूंगी, बट बिटवीन दोज 9 to 10 days माई कार मेट विद एन एक्सीडेंट। नाउ अब यहाँ पे जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, जब हमने किया था इट वॉज परफेक्टली वैलिड, बट सब्सिक्वेंटली इट हैज़ बिकम इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। अब मैं अपनी कार आपको किस तरीके से दूँ, व्हेन माई कार इज नो लॉन्ग इट हैज़ मेट विद एन एक्सीडेंट। सिमिलरली आपको बुलडॉग की एग्जाम्पल याद होगी, मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में वो एग्जाम्पल लेती हूँ। सपोज देयर आर 2 people A and B, ए हैज़ एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी, ए ने बी के साथ एक अग्रीमेंट करी, ए के पास एक बुलडॉग है, उसने बी पार्टी को अपना बुलडॉग बेचना है। यहाँ पे अगेन उन्होंने क्या किया, दे हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 जनवरी 2021 दैट आई विल बी सेलिंग माई बुलडॉग टू यू प्रोवाइडेड आप मुझे उसके लिए पैसा दोगे। अब यहाँ पे ए ने कहा कि आई विल बी सेलिंग इट टू यू ऑन 10th, थोड़े दिन और रख लूँ, उसके बाद 10th को हमारी एक ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस है और उस दिन मैं आपको अपना डॉग दूंगा। ना आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस बट प्रायर टू द अराइवल ऑफ ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब फर्स्ट के बाद कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होने के बाद और ड्यू डेट ऑफ अराइवल के पहले, यानी कि 2 और 9 जनवरी के बीच में, दैट बुलडॉग हैज़ met with an accident and he has died, और he has died because of some disease, जो एक डिजीज़ है जिसका नहीं, एक एंटिसिपेटरी नहीं था, मेरी खुद की नेग्लिजेंस नहीं थी, यानी कि एक ही नेग्लिजेंस नहीं थी, एक ऐसा डिजीज़ जो एंटिसिपेटरी नहीं था और वो डॉग मर गया। सो इज़ इट पॉसिबल टू परफॉर्म, तो
तो यानी कि जब हमने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था इट वॉज परफेक्टली वैलिड इन द बिगिनिंग, वो बिगिनिंग में बिल्कुल वैलिड है, लेकिन सब्सिक्वेंटली इट हैज़ बिकम इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, तो वो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी होती है। सो आई होप गाइस आपको पता लग गया यहाँ पे पॉइंट क्या है कि इन पॉइंट्स में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट वॉज नॉट वॉइड, शुरू से वो वॉइड नहीं है, वो वॉइड एग्रीमेंट नहीं थी, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। यहाँ पे हम डिस्कवर टू बी वॉइड केसेस को ज़्यादा से लेते हैं, बाद में पता लगता है। कॉन्ट्रैक्ट आपने बना लिया, आपको पता था कि आपकी कार का एक्सीडेंट होगा या डॉग की डेथ हो जाएगी, नो। अब यहाँ पे क्या होता है, आपका सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहा, आपने कार देनी थी, कार ही नहीं रही, डॉग आपने देना था, डॉग हैज़ डाइड। सो इज इट पॉसिबल कि आप अपना एक्ट परफॉर्म कर सको? नो। So in a way or the other it has subsequently become impossible to perform it. I hope guys आपको समझ आया। And guys the ones who are regularly in touch with my videos, अगर आपको बुलडॉग के एग्जाम्पल में कन्फ्यूजन है, मैंने पहले फैक्ट्स चेंज किए हुए थे, उन एग्जाम्पल्स में मैंने आपको बताया था कि 8:30 हमने मीटिंग शुरू करी और 9 o'clock हमने मीटिंग एंड करी। उस दौरान जब हम मीटिंग करके उठे, प्रीवियस एग्जाम्पल है मेरी, जो मेरी वीडियोस देखते हैं उन्हीं को समझ आएगी। 8:30 हमने क्या किया, मीटिंग शुरू करी और 9 o'clock मीटिंग एंड करी। जब हमने मीटिंग स्टार्ट करी थी अपने डॉग को, सपोज ए ने अपने डॉग को बी को बेचना था, बुलडॉग को, 8:30 मीटिंग जब स्टार्ट करी दोनों पार्टी से, तब तक बुलडॉग वॉज अलाइव, लेकिन जब 9 o'clock मीटिंग एंड करी, विद इन दैट हाफ एन आवर ही डाइड। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि नो कॉन्ट्रैक्ट हैज़ कम इन टू एग्जिस्टेंस, रीजन बीइंग क्योंकि दो इट इज़ अ डिस्कवर्ड टू बी वॉइड केस, लेकिन जिस चीज़ के ऊपर उनका कॉन्ट्रैक्ट था, जिस चीज़ के ऊपर उनकी सेलिंग और परचेजिंग बेस्ड है, जब वो चीज़ ही नहीं है, कंसिडरेशन ही नहीं है, तो क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? नहीं बन सकता। तो दोनों फैक्ट्स में डिफ्रेंसिएशन ये है कि एक तो हमने एग्रीमेंट जब किया 1 जनवरी को, उस टाइम पे डॉग बिल्कुल ठीक था, जब हम कॉन्ट्रैक्ट करके ख़त्म हुए उठे तब भी डॉग अलाइव था, बट बाद में 2 जनवरी से लेके 9 जनवरी तक, उसके बीच में इन बिटवीन दोज डेज आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस ही हैज़ डाइड। एक जगह जब हम वाइल वी आर जस्ट मीटिंग विद ईच अदर, अभी हम मीटिंग ही कर रहे हैं, उस टाइम पे ही हमारा कंसिडरेशन यानी कि जो समथिंग इन रिटर्न हमने लेन देन करना था वही चीज़ नहीं है, तो यहाँ पे अग्रीमेंट वॉइड होगी, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, तो वो वॉइड एग्रीमेंट की एग्जाम्पल है, आप यहाँ पे पुट इन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो ये कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बिकम वॉइड, क्योंकि आपको पता लग गया सब्सिक्वेंटली ये हुआ। सो दोनों के फैक्ट्स थोड़े डिफरेंट हैं, बट आई होप अब आपको समझ आ चुका होगा। अब उसके बाद गाइज इफ आई टॉक अबाउट सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी किस तरीके से हो सकती है? सपोज गाइज देयर आर 2 पीपल ए एंड बी, ए ने बी को कहा कि आई विल बी सेलिंग सो एंड सो गुड्स टू यू, वही एग्जाम्पल लेते हैं जो मैंने आपको इनिशियल इलीगैलिटी में समझाया। ए ने कहा कि मैं आपको कुछ गुड्स बेचूंगा, जब ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया 1 जनवरी 2021 को, तब तक बाइंग एंड सेलिंग यानी कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड वाज वैलिड, बट सब्सिक्वेंटली अब ए ने कहा, ए ने फर्स्ट को कॉन्ट्रैक्ट किया और ए ने कहा कि बाय 2 फरवरी 2021, आज से 1 महीने बाद मैं आपको ये एक्सपोर्ट कर दूंगा, मैं आपको ये पहुंचा दूंगा, डिलीवरी यानी कि ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस 2 फरवरी है। बट ऑन 15 जनवरी, इन बिटवीन 15 जनवरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐसी लेजिस्लेशन पास कर दी कि अब यहाँ पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी उसको प्रोहिबिट कर दिया, उसको बैन कर दिया। इट मीन्स जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था उस टाइम पे इट वॉज परफेक्टली वैलिड, लेकिन सब्सिक्वेंटली कोई ऐसा सर्कमस्टेंस चेंज हो गया, लेजिस्लेशन में बदलाव आ गया, लॉ ने कुछ लेजिस्लेशन में चेंजेस कर दिए कि सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी हो गई। अब यहाँ पे आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैज़ कम टू एन एंड, तो इसको हम क्या कहेंगे? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। आई होप गाइस आपको समझ आ चुका है। Void contract has been defined under section 2 clause J of the Indian Contract Act. Is it void agreements 2 clause G में है और ये 2 clause J में है, so confusion की जरूरत नहीं है। आई होप गाइज आपको ये पॉइंट समझ आ गया। एक और एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज ए ने बी के साथ एक एग्रीमेंट किया कि मैं आपकी जो शिप है, एक पोर्ट है, पोर्ट इज इन सम फॉरेन कंट्री, एक पोर्ट है दैट इज इन सम फॉरेन कंट्री। ए ने कहा कि मैं आपको कार्गो दूंगा, आई विल बी सप्लाइंग यू कार्गो इन सो एंड सो पोर्ट। लेकिन what happened is कि there was a war that was broke out between countries, these two countries. Now these two people have become alien nations, alien enemies बन चुके हैं। A और B दो अलग अलग countries को belong करते हैं, but इन्होंने एक contract किया था एक दूसरे के साथ कि ए ने बी को कहा था, ए ने बी को कहा कि आप जिस भी पोर्ट, जो जहाँ पे भी बी रहता है उस कंट्री में कोई पोर्ट था, जहाँ पे पोर्ट सिचुएटेड था, वहाँ पे ए ने बी के साथ एग्रीमेंट करी, कॉन्ट्रैक्ट किया, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कि आई विल बी सप्लाइंग यू विद कार्गो। अब ए ने अभी सप्लाई करना ही था क्योंकि ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस अभी आनी थी। ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस आने से पहले ही इन दोनों कंट्रीज में उस विद इन दैट टाइम क्या हो गया, वॉर ब्रेकआउट होगी। अब जब वॉर हो जाती है दो कंट्रीज के बीच में, सो दोज कंट्रीज दे हैव बिकम एनिमीज, एनिमी एलियंस बन चुके हैं। और अगर आप अपने एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उस चीज़ को हम मानते हैं
इट इज़ रिगार्डेड एज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एंड हेंस इलीगल होता है, तो वो अग्रीमेंट क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। तो अब यहाँ पे जो ए है वो बी को ड्यू टू इंटरवेंशन ऑफ वॉर ब्रेकआउट हो चुकी है, सो उसके कारण दिस कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बिकम वॉइड। पहले ये परफेक्टली वैलिड था, लेकिन क्योंकि सब्सिक्वेंटली कुछ ऐसा चेंज इन सर्कमस्टेंस हो गया या फिर लॉ में कुछ ऐसा बदलाव हो गया कि इट हैज़ बिकम इम्पॉसिबल टू परफॉर्म इट। सो आई होप गाइज आपको समझ आया। बट एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, सेक्शन 56 पैराग्राफ 1 प्रॉपरली मैंने एक्सप्लेन कर दिया, 56 पैराग्राफ 2 प्रॉपरली एक्सप्लेन हो चुका है, बट इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, वो मैं स्पेशली यहाँ पे आपके लिए लिखा है कि जो भी इम्पॉसिबिलिटी और इलीगैलिटी है इट शुड बी बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टीज। जब तक वो चीज़ पार्टीज के विद इन कंट्रोल है तब तक आप उसको इम्पॉसिबल नहीं कह सकते। ऑब्वियसली अंडरस्टूड है, कॉमन सेंस है, अगर कोई चीज़ आपके कंट्रोल के विद इन है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो बाय योर एक्शंस, तो क्या आप उसको कहोगे कि इट इज़ इम्पॉसिबल? नहीं। अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज ए ने बी को कहा कि आई विल बी सेलिंग माई कार टू यू। ए ने कहा बी को कि मैं अपनी कार आपको बेचूंगी, लेकिन व्हाट हैपेंड इज ए हैज़ सोल्ड दैट कार टू सी। अब एक मैंने आपको एग्जांपल बताई थी सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी में कि क्या होता है कि ए ने बी के साथ एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आई विल बी सेलिंग माई कार टू यू, बट एज कार हैज़ मेट विद एन एक्सीडेंट, वो अलग बात है, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी हो गई। लेकिन ए को पता है कि मैंने अपनी कार सी को बेच दी या मैं बेचने वाली हूँ, बट डिस्पाइट दैट फैक्ट आपने क्या किया, बी के साथ एक अग्रीमेंट कर ली, बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्या ए बच सकता है? नहीं, क्योंकि इट वॉज एन इवेंट विच वॉज बियॉन्ड एज, विच वॉज विद इन एज कंट्रोल। जो चीज़ एक इंसान के कंट्रोल के विद इन होती है उसको हम इम्पॉसिबल बोल सकते हैं। तो ए ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे आप डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी या इलीगैलिटी को अप्लाई करो। कोर्ट अप्लाई नहीं करेगा, कोर्ट कहेगा कि इम्पॉसिबिलिटी और इलीगैलिटी होने के लिए दैट इवेंट मस्ट बी बियॉन्ड योर कंट्रोल। बियॉन्ड योर कंट्रोल का मतलब है कि कम व्हाट में यू कुड नॉट हैव प्रिवेंटेड इट, इट मे बी एन एक्ट ऑफ गॉड। अब जैसे कार को आग लग गई या बुलडॉग की डेथ होगी, इट इज समथिंग विच इज बियॉन्ड योर कंट्रोल, आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते। इट मे बी एन एक्ट ऑफ गॉड और एन इनएविटेबल एक्सीडेंट जिसको आप नहीं कंट्रोल कर सकते। बट आपने अपनी कार खुद विलिंगली सी को बेची है, बट आप बी के साथ अग्रीमेंट कर रहे हो, इट मीन्स इट इज समथिंग विच इज बिटवीन विद इन योर कंट्रोल, आप ही के कंट्रोल में था। तो यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि इट हैज बिकम सब्सिक्वेंटली इम्पॉसिबल फॉर ए टू सेल हिज कार टू बी। इट वॉज पॉसिबल फॉर ए टू सेल हिज कार टू बी, बट ए का खुद का ही एक्शन ऐसा था जिससे उसने ए ने क्या किया, ही डिसएंटाइटल्ड हिमसेल्फ। बेसिकली हमने सेक्शन 39 में स्टडी किया था ना कि ए हैज़ डिसएंटाइटल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम सेलिंग हिज कार टू बी, क्योंकि ही हैज़ सोल्ड इट टू सी। और इसका ये इम्प्लाइड कंडक्ट है, इट इज़ इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ ए कि अब ए बी के साथ नो लॉन्गर ही वांट्स टू कॉन्ट्रैक्ट विद बी, क्योंकि उसने ऑलरेडी अपनी कार सी को बेच दी है। तो इट इज़ समथिंग विच शुड बी बियॉन्ड योर कंट्रोल। अगर कोई इवेंट आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है तभी कोर्ट उस पर इस डॉक्ट्रिन को अप्लाई करेगा ऑफ इलीगैलिटी एंड इम्पॉसिबिलिटी। एंड गाइज लेट मी टेल यू वन थिंग कि हम यहाँ पे इंडिया में बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी एंड इलीगैलिटी, जबकि इसको इंग्लिश लॉ में बोल देते थे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कुछ भी नहीं होता, इसका मतलब यही होता है बेसिकली, जो फ्रस्ट्रेशन वर्ड है ना उसको इंग्लिश लॉ में यूज़ करते हैं, इम्पॉसिबिलिटी को हम इंडियन लॉ में यूज़ करते हैं। दीज टू टर्म्स आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली, हम इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फ्रस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि पार्टीज के जो माइंड में बेसिक पर्पस होता है, जब कोई चीज़ इम्पॉसिबल हो चुकी है, सब्सिक्वेंटली इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, मे बी बिकॉज ऑफ इलीगैलिटी, अब वो इलीगल हो चुकी है, हेंस नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म, एनी रीज़न, किसी भी रीज़न के कारण जब कोई चीज़ सब्सिक्वेंटली इम्पॉसिबल टू परफॉर्म होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, पार्टीज के माइंड में जो पर्पस होता है ना, अब देखो देयर इज सम पर्पस इन द माइंड्स ऑफ पार्टीज, तभी वो दो लोग एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो दैट पर्पस इज फ्रस्ट्रेटेड, वो पर्पस फ्रस्ट्रेट हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। इसीलिए हम ये बोल देते हैं कि जो अग्रीमेंट है या पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, इट हैज़ बिकम वॉइड, यानी कि सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी के कारण, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी के कारण द पर्पस विच पार्टीज आर कैरिंग इन देयर माइंड, वो पर्पस तो पूरा नहीं हो सकता। सो इसीलिए इसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, बिकॉज दो दैट पर्पस और आइडिया in the minds of parties entering into a contract, it has now been frustrated, खत्म हो चुका है, इम्पॉसिबल है टू परफॉर्म, तो उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बिकम वॉइड। सो आई होप गाइज आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका है कि हमने सेक्शन 56 पैराग्राफ 1 में क्या स्टडी किया, इसको हम क्यों वॉइड एग्रीमेंट्स बोलते हैं, और यहाँ पे हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। हियर वी टॉक अबाउट इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी एंड इलीगैलिटी, हियर वी टॉक ऑफ सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी एंड इलीगैलिटी। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी एंड सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी हम इंडिया में बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इसी चीज़ को इंग्लिश लॉ में बोला जाता है। आई होप गाइज आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है। नाउ गाइज विल बी टॉकिंग अबाउट सेक्शन 56 पैराग्राफ 3, बहुत ईजी है। इट बेसिकली टॉक्स अबाउट कॉम्पेंसेशन। कहते हैं कि कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस
through non-performance of an act which is known to be impossible or unlawful. Suppose guys क्या होता है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल प्रीवियस ही उठाएंगे, बहुत ईजी है. सपोज देर इज समथिंग जो प्रॉमिसर को पता है लेकिन प्रॉमिसी को नहीं पता. प्रॉमिसर ईदर नोज इट, ए यानी कि देर आर टू पीपल ए एंड बी. प्रॉमिसर ईदर नोज इट और ही शुड हैव नोन इट बाय ऑर्डिनरी डिलीजेंस. ऑर्डिनरी डिलीजेंस का मैं मतलब ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ही शुड हैव नोन इट बाय ही शुड हैव नोन इट विद ऑर्डिनरी एफर्ट्स. रीजनेबल एफर्ट अगर आप पुट इन करते, थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ा सा अटेम्प्ट लगाते टू नो द ट्रूथ, तो आपको पता लग जाता है. इट मीन्स दिस प्रॉमिसर either knows of the truth or he should have known by ordinary diligence, by putting in ordinary efforts. अगर इसको पता है and he knows कि promisee को उस चीज़ का नहीं पता, तो अगर उसको ये पता है कि ये चीज़ मुझे पता है लेकिन प्रॉमिसी को उसके बारे में नहीं पता, बट डिस्पाइट दैट फैक्ट वो इस इंसान के साथ क्या कर लेता है, एग्रीमेंट कर लेता है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है. तो यहाँ पे और इस इंसान का कोई ना कोई लॉस होता है वाया नॉन परफॉर्मेंस, तो इस इंसान को हम क्या करेंगे, कॉम्पेंसेशन दिलाएंगे. एग्जाम्पल से समझाती हूँ, उसी से समझ आएगा. सो सपोज गाइस हमने एग्जाम्पल प्रीवियसली यूज़ कर ली है, इनिशियल इलीगैलिटी में यूज़ करी है कि देर आर टू पीपल ए एंड बी. ए को पता है कि आई हैव बीन मैरिड टू सी, बट फिर भी वो क्या करता है, बी के साथ एक अग्रीमेंट करता है दैट आई विल बी मैरिंग विद यू. अब ये एक ऐसी चीज़ है जो ए को पता है, ए नोज और ही शुड हैव नोन इट बाय ऑर्डिनरी डिलीजेंस. यहाँ पे इस एग्जाम्पल में ए को पता है लेकिन ए को ये भी पता है कि ये चीज़ बी को नहीं पता दैट आई हैव ऑलरेडी बीन मैरिड टू समबडी एल्स. अब इस चीज़ का प्रॉमिसर को पता है, प्रॉमिसी को नहीं पता. और इंडिया में पॉलीगमी इज बैंड अकॉर्डिंग टू द लॉ, तो पॉलीगमी इज बैंड. तो यहाँ पे आप देखो क्या है, ए को पता है कि ये चीज़ मुझे पता है और ए को ये भी पता है दैट बी प्रॉमिसी इज अनअवेयर ऑफ दिस फैक्ट, क्योंकि अगर इसको पता होता तो वो क्यों एग्रीमेंट करता है ए के साथ, इज इट. सो यहाँ पे कल को ए डेफिनेटली विल नॉट बी एबल टू मैरी बी. इट मीन्स ए ने क्या किया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया. आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया और उसका ब्रीच कर रहे हो, तो यहाँ पे सिर्फ ये लिखा है कि जिस इंसान के साथ ब्रीच हुआ है दैट पर्सन कैन क्लेम कॉम्पेंसेशन. बेसिकली प्रॉमिसी he has a right to claim compensation. It means compensation for loss. Loss क्या हुआ, B का loss हुआ कि उसके साथ A ने शादी नहीं करी, though he has entered into a contract with him. So you can claim compensation. B here in this case promisee can claim compensation ठीक है थ्रू बेसिकली फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस. तो यहाँ पे देखो देयर वाज नॉन परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस ऑन द पार्ट ऑफ ए. ए ने नॉन परफॉर्मेंस किया जबकि ए को पता था कि ये चीज़ बी को नहीं पता. अब गाइस आपके माइंड में एक और चीज़ आएगी यहाँ पे कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़. बहुत लोगों के शायद माइंड में ये चीज़ आए कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़. हमने मिस्टेक चैप्टर में किया था मिस्टेक ऑफ लॉ में कि मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़. अब बहुत लोग ये कहेंगे कि बी को भी तो पता होना चाहिए कि इंडिया में पॉलीगमी इज़ बैंड. फॉर एग्जाम्पल बी शुड नो दैट पॉलीगमी इज़ बैंड. यहाँ पे गाइस प्रॉब्लम क्या है कि बी को लॉ तो पता है बट बी को वो फैक्ट नहीं पता कि ए ने सी के साथ शादी कर रखी है, और उसको कब तक, और उसको पता भी नहीं लगेगा क्योंकि ए ने उसको नहीं बता रखा. सो मेरे कहने का मतलब है कि आई वेरी वेल अग्री दैट इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूज़. इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज़. ये मैंने ही बताया था, बट यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल बी को लॉ की गलती नहीं लगी, बी को वो फैक्ट ही नहीं पता विच ही शुड हैव नोन, बट क्योंकि ए ने उसको नहीं बताया, ए ने उसके साथ क्या किया है, धोखा किया है, फ्रॉड कमिट किया है. सो आई होप गाइस आपको पता लगा. ए ने यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट बी को बताई है कि आई विल बी मैरिंग यू, जबकि उसकी ऑलरेडी सी से शादी हो रखी थी. बी को लॉ की गलती नहीं लगी, बी को लॉ पता है बट उसको वो फैक्ट ही नहीं पता विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू नो. आई होप गाइज आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका है. सो हम सेक्शन 56 को इन डेप्थ रीड कर चुके हैं गाइज. नाउ विल बी डिस्कसिंग सर्टन ग्राउंड्स. हम कुछ ग्राउंड्स को डिस्कस करेंगे फॉर सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी एंड इलीगैलिटी. अब सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी किस तरीके से होती है, उन ग्राउंड्स को डिस्कस करेंगे. एंड बाय द एंड मैं आपको 2 एक्सेप्शंस भी बताऊंगी. अब देखो ग्राउंड्स ऑलरेडी मैं बहुत 2 एग्जाम्पल्स में समझा चुकी हूँ, एग्जाम्पल में हम कवर कर चुके हैं. सबसे फर्स्ट ग्राउंड, हम 5 ग्राउंड्स को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ग्राउंड हमारे पास आता है बाय डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ अ पार्टी. सपोज देयर इज समबडी हु हैज डाइड. अब ए और बी ने एक दूसरे के साथ क्या किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आई विल बी सेलिंग माई डॉग टू यू, राइट. अब जब उस डॉग की डेथ हो चुकी है या आपकी कार को आग लग चुकी है, ठीक है, तो क्या आप उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हो? नो. सब्सिक्वेंटली जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया वो वैलिड था, बट सब्सिक्वेंट यानी कि आफ्टर you have entered into a contract, valid contract with somebody, but before
द अराइवल ऑफ ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, उस टाइम के विद इन बीच में क्या हो गया, दैट डॉग हैज़ डाइड और योर कार हैज़ मेट विद एन एक्सीडेंट, तो हम क्या कहेंगे कि सब्सिक्वेंटली इम्पॉसिबल हो चुका है। और फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देती हूँ कि सपोज ए ने बी के साथ शादी करनी थी, ए हैज़ टू मैरी बी, लेकिन बिफोर अब कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि ये लोग दोनों शादी करेंगे, ए एंड बी विल एंटर इनटू अ बॉन्ड ऑफ मैरिज, लेकिन व्हाट हैपेंड इज बिफोर द ड्यू डेट ऑफ मैरिज, जिस दिन शादी होनी थी उससे पहले वन ऑफ दोज टू पीपल, दोनों में से कोई भी एक इंसान हैज़ गॉन मैड, ही हैज़ बिकम अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट जब किया था वो परफेक्टली वैलिड था, बट सब्सिक्वेंटली ड्यू टू इनकैपेसिटी, insanity, it has become impossible to perform. So I hope guys आपको समझ आया कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास ग्राउंड ऑफ सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और इलीगैलिटी क्या रहता है, डेथ और इंसेनिटी। कई बार डेथ हो जाएगी तब भी इट हैज़ जब फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है उस चीज़ की, तब किस तरीके से उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते। सो बाय डेथ और इंसेनिटी कोई इंसान इनसेन अनसाउंड माइंड का भी हो सकता है, अनसाउंड माइंड का अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। गाइज एक मैट्रिक्स बना के रीड क्या करो, बहुत ईजिली समझ पाओगे हर एक कॉन्सेप्ट को। और एक मैं आपको और पॉइंट यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ये जो डेथ और इंसेनिटी वाला पॉइंट है ना, मोर ऑफन देन नॉट इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट की नेचर पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है। मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ सेक्शन 37 में, जब हमने बिल्कुल बिगिनिंग करी थी ना इस कॉन्सेप्ट की, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स आर टू बी स्पेसिफिकली परफॉर्म्ड बाय अ पर्सन हिमसेल्फ पर्सनली बिकॉज इट इन्वॉल्व्स हिज पर्सनल स्किल, टैलेंट, एक्सपर्टाइज, नॉलेज, कॉन्फिडेंस। एक इंसान का हर एक चीज़ एक स्पेशल स्किल में होती है। फॉर एग्जाम्पल ए इज़ अ सिंगर हु हैज़ एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ थिएटर मैनेजमेंट और वो गाना गाना चाहता है। सपोज फर्स्ट को इन्होंने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया एक दूसरे के साथ, और सिंगर ने 10th को गाना गाना है। अब इस टाइम के बिटवीन यानी कि 1 तारीख के बाद और 10 तारीख से पहले क्या हुआ, दैट सिंगर हैज़ ही हैज़ बिकम इनसेन, वो पागल हो गया, और दैट पर्टिकुलर सिंगर हैज़ डाइड और ही हैज़ बिकम सो इल कि वो गाना नहीं गा सकता, बीमार हो चुका है। तो एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है। तो जनरल रूल क्या कहता है कि जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं दे आर टू बी परफॉर्म्ड बाय दैट स्पेसिफिक पर्सन ओनली। तो जब वो इनसेन हो चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है या वो बहुत बीमार हो चुका है एंड सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी हो चुकी है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट हैज़ कम टू एन एंड, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो चुका है। बट वही अगर हम जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें, ए ने कहा था 1 जनवरी को कि आई विल बी सेलिंग यू 100 बैग्स ऑफ राइस बाय 10 जनवरी, लेकिन व्हाट हैपेंड इज कि 1 के बाद और 10 के पहले ए जो है एक सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी हो गई कि ए कुड नॉट परफॉर्म इट। मे बी आप मान लो कि ए पर्सन हैज़ डाइड। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि विद हिज डेथ, अब इसका मतलब ये नहीं है कि विद दैट पर्सन्स डेथ आप कॉन्ट्रैक्ट ही परफॉर्म नहीं करोगे, बिकॉज जनरल कॉन्ट्रैक्ट का जनरल रूल ये रहता है सेक्शन 37 पैराग्राफ 2 के अकॉर्डिंग। आई होप अगर आपको पता है सेक्शन 37 पैराग्राफ 2 के अकॉर्डिंग जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स का जनरल रूल ये रहता है कि दे आर टू बी परफॉर्म्ड बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पर्सन डिसीज्ड। जो डिसीज्ड है, जिसकी डेथ हो चुकी है, जनरल कॉन्ट्रैक्ट अगर वो है विच इन्वॉल्व्स नो पर्सनल स्किल, टैलेंट और एक्सपर्टाइज ऑफ अ पर्सन, सो इट इज टू बी परफॉर्म्ड बाय हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। सो मोर ऑफन देन नॉट ये जो डेथ और इंसैनिटी का पॉइंट है और इनकैपेसिटी का पॉइंट, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो इन द नटशेल अगर मैं आपको कहूँ तो मैं ये बताऊंगी कि जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो जो है वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। ये जो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना बाय सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और इलीगैलिटी, इनका जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स पे होता है, जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स पे नहीं होता। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स आर पुट टू एन एंड बाय सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और इलीगैलिटी बिकॉज उसमें स्पेशल टैलेंट स्किल की जरूरत होती है, उस इंसान की पर्सनल और फिजिकल अपीयरेंस की जरूरत होती है। नोबडी कैन सब्सटीट्यूट हिम बेसिकली अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स, वो मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। लेकिन जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, जनरली कोई भी परफॉर्म कर सकता है। आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैव गॉट टू परफॉर्म इट अंडर सेक्शन 37 पैराग्राफ 2। सो ये जो डिस्चार्ज होता है ना वो सिर्फ एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होगा, जनरल कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना होगा। आई होप गाइज आपको समझ आ चुका है। सेकेंड हमारे पास आता है ग्राउंड ऑफ सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और इलीगैलिटीज, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ये भी सिंपल है, आपका सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो चुका है। वही एग्जांपल्स हैं, डॉग की डेथ हो चुकी है, कार को आग लग चुकी है, तो यानी कि आपको जो सब्जेक्ट मैटर है, जो कंसिडरेशन है, जिस चीज़ के ऊपर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, जब वही चीज़ नहीं रही तो योर सब्जेक्ट मैटर हैज़ बिन डिस्ट्रॉयड। एक और एग्जांपल का यहाँ पे दे देती हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ क्रॉप्स हैं, ए ने बी के साथ एक अग्रीमेंट करी, कॉन्ट्रैक्ट किया, इनफैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किया कि आई विल बी सप्लाइंग यू सर्टन क्रॉप्स प्रोवाइडेड तुम मुझे पैसा दोगे फॉर दैट क्रॉप्स। बट व्हाट हैपेंड इज फर्स्ट को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया
10th को इसको परफॉर्म करना था, विद इन दैट टाइम पीरियड, ये जो 5 to 7 डेज है, विद इन दैट टाइम ए की क्रॉप्स दे हैव डिस्ट्रॉयड, वो बिल्कुल खत्म हो गई। डिस्ट्रॉयड भी क्यों? बाय एन एक्ट ऑफ गॉड, ऐसा कुछ भी हो गया, एन इनएविटेबल एक्सीडेंट विच ए कुड नॉट हैव गार्डेड अगेंस्ट, ए कुड नॉट हैव गार्डेड अगेंस्ट। गाइज मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और इलीगैलिटी में दैट इवेंट मस्ट बी बियॉन्ड योर कंट्रोल। अगर ए को पता था कि ये क्रॉप्स खराब होने वाली हैं तो हम इस एग्जाम्पल को यहाँ पे नहीं डिस्कस करते। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल इसीलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ए ड्यू टू एन एक्ट ऑफ गॉड और एन इनएविटेबल एक्सीडेंट कुछ भी ऐसा हो गया जिससे ए की क्रॉप्स हैज़ डिस्ट्रॉयड कम्प्लीटली, 100% वो ruin हो गई, तो यहाँ पे वो अपना प्रॉमिस नहीं परफॉर्म कर सकता। दो इट वॉज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इन द बिगिनिंग, but due to subsequent impossibility or illegality which was not within A's control, it was beyond A's control, A could not have possibly guarded against, वो अपनी क्रॉप्स को नहीं दे सकता बी को, तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बिकम वॉइड। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो चुका है तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब इट हैज़ बिन डिस्चार्ज हो चुका है बाय सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और इलीगैलिटी। गाइज अब कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर मैं आपको बात करूँ, हमने सेक्शन 31 से 36 तक कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को डिस्कस किया था। आपको पता है कि जो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, किसी न किसी कंडीशन पे बेस्ड होते हैं। इट मीन्स जब वो कंडीशन होगी, अगर वो हैपन होगा तभी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा। नाउ व्हाट हैपन्स कि जिस कंडीशन पे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स डिपेंडेंट है, अगर वो कंडीशन ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इसका मतलब कि जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो भी इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो जाएंगे। जब वो इम्पॉसिबल हो जाएंगे टू परफॉर्म तो हम ये मान लेंगे कि दैट कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बिन डिस्चार्ज। तो यहाँ पे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को भी हम डिस्कस कर सकते हैं, इसीलिए मैंने डिस्कस किया क्योंकि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट आर कंटिंजेंट, दे आर कंडीशनल अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। तो क्या होता है वहाँ पे कि जब वो इवेंट जिस पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, जब उस इवेंट को, उस सब्जेक्ट मैटर को कुछ हो जाता है, दैट सब्जेक्ट मैटर हैज़ बिन डिस्ट्रॉयड, तो परफॉर्मेंस हम ये मान लेते इट इज डीम्ड कि परफॉर्मेंस ऑफ दैट कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो इम्पॉसिबल। तो वहाँ पे क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बिकम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है एंड हेंस कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड्स डिस्चार्ज्ड बाय वे ऑफ सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और इलीगैलिटी। सो गाइज थर्ड इंपॉर्टेंट ग्राउंड, हमने दो ग्राउंड डिस्कस कर लिए। थर्ड इंपॉर्टेंट ग्राउंड ऑफ सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और इलीगैलिटी इज द नॉन ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। एक इवेंट का नॉन ऑकरेंस होना ड्यू टू चेंज ऑफ सर्कमस्टेंस। एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज ए ने बी को कहा था दैट आई विश टू बाय योर फ्लैट, ए सेज टू बी दैट आई विश टू बाय योर फ्लैट फॉर सो एंड सो अमाउंट ऑफ रुपीज़, मैं तुम्हें रेंट पे कर दूंगा, तुम 2 दिन के लिए अपना फ्लैट मुझे दे दो। क्योंकि जहाँ पे बी का फ्लैट सिचुएटेड था उसके बिल्कुल सामने क्रिकेट स्टेडियम था और क्रिकेट स्टेडियम में बहुत ही ज़्यादा 2 रिप्यूटेड क्रिकेट टीम्स मैच खेलने आ रही थी। तो ए ने बी को कहा कि आई विश टू हैव अ वेरी क्लोज व्यू ऑफ दिस एंटायर क्रिकेट मैच, इसीलिए प्लीज़ गिव योर फ्लैट टू मी ऑन रेंट फॉर 2 days। लेकिन व्हाट हैपेंड इज ड्यू टू सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, पहले ये कॉन्ट्रैक्ट परफेक्टली वैलिड है, लेकिन ड्यू टू सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी विच वॉज नॉट विद इन एनीबडीज कंट्रोल, इट वॉज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एनीबडी, ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस वो मैच हुआ ही नहीं, क्रिकेट मैच कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, ए बी को बोलता है कि मैं आपका फ्लैट नहीं लूँगा और मैं आपको रेंट भी पे नहीं करूँगा। अब यहाँ पे अगर बी ए को स्यू करता है तो क्या है कि वैलिड एक लॉ सूट होगा। तो कोर्ट यहाँ पे क्या बोलता है कि आप इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करो, इट इज़ अ नॉन ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टेंस। सर्कमस्टेंस बदल गया, क्रिकेट मैच होना था बट ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस क्रिकेट मैच नहीं हुआ, सर्कमस्टेंस चेंज हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? नॉन ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, एक इवेंट अकर नहीं हुआ क्योंकि सर्कमस्टेंस बदल गया। आई होप आपको ये समझ आया। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा कि इस चीज़ को हम ये नहीं बोल सकते कि इसकी फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी है, जैसे कि फर्स्ट और सेकंड ग्राउंड में फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी है, जैसे कि डॉग हैज़ डाइड, तो किस तरीके से आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? कार हैज़ मेट विद एन एक्सीडेंट, क्रॉप्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड। तो जो आपका सब्जेक्ट मैटर है वही नहीं है तो फिजिकली इट इज़ इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। यहाँ पे कोर्ट कहता है कि दो इट इज़ नॉट फिजिकली इम्पॉसिबल, अभी भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। ए जो है वो बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्योंकि लोग भी वही हैं और यहाँ पे फ्लैट भी अवेलेबल है। अगर फ्लैट को कुछ हो जाता फिर हम सोच सकते थे, यहाँ पे इट इज़ नॉट फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी। कोर्ट कहते हैं कि ये फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट को तो अभी भी परफॉर्म किया जा सकता है, बट द थिंग इज कि जो बेसिक फाउंडेशन थी इस कॉन्ट्रैक्ट की, अब वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। इट मीन्स ये कॉन्ट्रैक्ट की फाउंडेशन क्या थी? क्रिकेट मैच। अब जब क्रिकेट मैच ही नहीं है तो अगर हम इसको करवा भी देंगे, इस अग्रीमेंट को, इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर कोर्ट इन्फोर्स करवा भी देगा क्योंकि बी ने लॉ सूट फाइल किया, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट इसको करवा भी देगा, कोर्ट इसको इन्फोर्स करवा भी देगा, फिर भी इट विल बी ऑफ नो बेनिफिट और नो यूज टू एनीबडी।
क्योंकि यहाँ पे ए का तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, ए ने तो क्यों लिया था, क्योंकि क्रिकेट मैच देखना था। सो आई होप गाइज आपको ये पॉइंट समझ आ रहे हैं कि हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं। इट इज़ अगला पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगी फोर्थ ग्राउंड, वो भी यही है कि इन केसेस में जैसे कि फर्स्ट 2 ग्राउंड्स में एक फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी होती है। कोर्ट कहता है कि यहाँ पे फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, इट इज़ नॉट फिजिकली इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। लोग भी वही हैं, फ्लैट भी वही है, हम करवा सकते हैं इसको एनफोर्स, बट इसको एनफोर्स करवाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी का भी बेनिफिट नहीं होगा। जो बेसिक फाउंडेशन थी इस कॉन्ट्रैक्ट की, अब वो फाउंडेशन नहीं है। इसीलिए कोर्ट इसको भी बोलता है कि ये सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी है, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी है, बेसिकली इट इज सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी एंड हेंस void। सिंस इट इज void तो हम मान लेंगे कि दिस कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिस्चार्ज, ये डिस्चार्ज हो चुका है। पार्टीज हैव बीन डिस्चार्ज का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एंडेड, खत्म हो चुका है ना। पार्टीज आर नो लॉन्गर अंडर एनी कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस विद ईच अदर। टॉकिंग अबाउट द फोर्थ इंपॉर्टेंट ग्राउंड ऑफ सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, फोर्थ इंपॉर्टेंट ग्राउंड हमारे पास आता है इंटरवेंशन ऑफ वॉर। इंटरवेंशन ऑफ वॉर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि क्या होता है यहाँ पे कि जब वॉर होती है तो ड्यू टू इंटरवेंशन ऑफ वॉर, मैंने आपको पोर्ट की एग्जांपल बताई थी, सो इट हैज़ बिकम इलीगल टू ट्रेड विद एनिमी एलियंस। आप एनिमी एलियंस के साथ डीलिंग्स नहीं कर सकते, आप ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी और उनके नेशन की लड़ाई हो चुकी है। तो ए और बी आर 2 पीपल। ए ने कहा था कि जो सो एंड सो जो भी कंट्री में आपका पोर्ट है वहाँ पे मैं आपको कार्गो सप्लाई करूँगा, बट बिफोर ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस क्या हुआ, वॉर ब्रोक आउट बिटवीन दीज 2 कंट्रीज। अब यहाँ पे क्या होगा, डेफिनेटली जो ए है वो इसको नहीं कर सकता, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ए हैज़ मेड अ ब्रीच ऑफ इट। ए हैज़ नॉट मेड अ ब्रीच ऑफ इट सिंस इट हैज इंटरवेंशन ऑफ वॉर हो चुकी है, तो वॉर के इंटरवेंशन के कारण इट हैज़ बिकम इम्पॉसिबल टू परफॉर्म इट। उसको परफॉर्म करना ही क्या हो चुका है, इम्पॉसिबल हो चुका है, मोर ओवर इलीगल हो चुका है। अगर ए करेगा भी तो वो अपने लॉज के अगेंस्ट जाएगा, इट विल बी रिगार्डेड एज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, लोगों के लिए अच्छा नहीं है। यू कैन नॉट एंटर इन टू डीलिंग्स विद योर एनिमी एलियंस। आई होप गाइज आपको ये समझ आ गया। इंटरवेंशन ऑफ वॉर, इसको भी हम मानते हैं सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी और इम्पॉसिबिलिटी। बट गाइज इसकी एक एक्सेप्शन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक्सेप्शन ये रहती है कि कई बार व्हाट हैपन्स इज कि देर आर न्यूमरस वेज ऑफ कंडक्टिंग और फुलफिलिंग योर प्रॉमिस। आपने किसी इंसान के साथ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किया, अब वो कॉन्ट्रैक्ट सब्सिक्वेंटली इम्पॉसिबल या इलीगल हो जाता है, बट अगर वो इम्पॉसिबल या इलीगल हो भी जाता है तो उस कारण क्या होता है, देयर इज अनदर वे आउट। सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता उसको परफॉर्म करने का। एक बेसिक एग्जांपल देती हूँ, फिर हम एक केस लॉ को भी डिस्कस करेंगे। बेसिक एग्जांपल ये रहती है कि सपोज ए ने बी के साथ अग्रीमेंट करी, ए इज लिविंग इन सम अदर कंट्री, दोनों लोग अलग अलग फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं। ए ने बी के साथ एक अग्रीमेंट करी और ए ने बी को कहा कि ए ने बी को कहा कि आई विल बी सप्लाइंग यू विद सर्टेन गुड्स। अब क्या हुआ यहाँ पे कि ए ने बी को स्यूज कैनाल के थ्रू गुड्स को भेजना था। स्यूज कैनाल इज द ऑर्डिनरी रूट ऑफ ट्रेड जो हर एक ट्रेडिंग कंपनी जो है उसको यूज़ करती है। तो ए ने बी को कहा कि मैं स्यूज कैनाल के थ्रू आपको ये पहुँचाऊँगा, बट व्हाट हैपेंड इज कि स्यूज कैनाल को टेम्परेरली बंद कर दिया गया। अब यहाँ पे ए ने क्या किया, अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ही नहीं किया। अब बी ने क्या किया, ए को स्यू कर दिया और बी ने कोर्ट में जाके बोला कि ए ने तो अपना कॉन्ट्रैक्ट ही परफॉर्म नहीं किया, और ए ने ये एक डिफेंस अवेल किया ऑफ सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी और इम्पॉसिबिलिटी कि जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब तक स्यूज कैनाल ओपन थी, मुझे तो ये था कि मैं स्यूज कैनाल के थ्रू इनको सामान भेज दूंगा, लेकिन सब्सिक्वेंटली स्यूज कैनाल को बाद में बंद कर दिया गया एंड हेंस आई वाज अनेबल टू परफॉर्म इट। तो कोर्ट यहाँ पे कहेगा कि आपके पास सिर्फ एक ही वे थोड़ी है टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिर्फ स्यूज कैनाल ही है सिर्फ जहाँ से आप ट्रेड कर सकते हो। दो मान लिया कि स्यूज कैनाल इज द ऑर्डिनरी ट्रेडिंग रूट जो हर एक ट्रेडिंग कंपनी ज़्यादातर यूज़ करती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट ही परफॉर्म नहीं करोगे और आप ये कह दोगे कि इट हैज़ बिकम इम्पॉसिबल। मैंने आपको बताया था कि इम्पॉसिबल तब होगा व्हेन इट इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल। अभी ये चीज़ एक कंट्रोल में है, स्यूज कैनाल से ना सही केप ऑफ गुड होप किसी और रास्ते से ये डेफिनेटली अपने सामान को पहुंचा सकता है। तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि स्यूज कैनाल इज नॉट द ओनली वे आउट जहाँ से आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सकते हो, सिंस इट हैज़ नॉट बिकम बियॉन्ड योर कंट्रोल, ये आपके अभी भी कंट्रोल के विद इन है। आप कोई और तरीका यूज़ करो, वहाँ से आप बी को अपनी गुड्स पहुँचा देते। डजेंट मैटर ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता आपके लिए, कमर्शियल थोड़ा लॉस आपको होता, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस डॉक्ट्रिन को यूज़ करोगे, बिकॉज इट इज़ विद इन योर कंट्रोल, अभी भी आपके कंट्रोल में है एंड यू कैन डू इट।
सो आप ये नहीं बोल सकते कि स्यूज कैनाल का रास्ता ही बंद हो गया। तो बेसिक आपको पॉइंट समझ आए यहाँ पे कि व्हेन यू हैव न्यूमरस वेज आउट ऑफ परफॉर्मिंग अ कॉन्ट्रैक्ट और सिर्फ एक रास्ता बंद हुआ है तो बाकी के रास्ते आपके पास अवेलेबल हैं, खुले हैं, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे उस रास्ते को यूज़ कर सकते हो। सो आई होप गाइस आपको समझ आया। अब ऐसा ही हम एक केस लॉ डिस्कस करते हैं, वहाँ पे भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आने वाला है। सो गाइस द केस लॉ इज ट्वेंची ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस युगांडा शुगर फैक्ट्री लिमिटेड। इस केस में क्या हुआ था गाइस कि दो लोग थे, दे वेंटेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद ईच अदर। उन्होंने एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और ये कहा कॉन्ट्रैक्ट में कि जो भी सेलर है जिसने बेचना था, सेलर ने कहा कि आई विल बी सेलिंग यू स्टील रेल्स ऑफ क्रूप्स स्पेशलाइजेशन। क्रूप्स नाम का ब्रांड है, एक कंपनी है, उस ब्रांड की स्टील रेल्स में आपको पहुंचाऊंगा। अब यहाँ पे आप गाइज ये देखो कि व्हाट हैपेंड इज, उस टाइम पे जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया इट वाज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बट सब्सिक्वेंटली बाद में व्हाट हैपेंड इज कि ये वर्ल्ड वॉर 2 ब्रोक आउट, वर्ल्ड वॉर 2 हो गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो कंपनी थी जिन्होंने प्रॉमिस किया था, सेलर ने परचेजर को स्टील रेल्स ऑफ क्रूप्स स्पेशलाइजेशन बेचने के लिए, इन्होंने क्या किया, अपने प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये जो स्टील रेल्स हैं ये जर्मनी में बननी थी। अब जर्मनी तो वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत इन्वॉल्व है, तो वहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है वो इसको नहीं बना पाई, क्योंकि उन्होंने हमें बना के नहीं दिया, इसीलिए हम भी इनको आगे सेल नहीं कर पाए। तो कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा, जब ये जो बायर्स थे, बायर ने इनको स्यू किया, तो इन्होंने क्या कहा, कोर्ट कहता है कि इंटरवेंशन ऑफ वॉर हो चुकी है। ठीक है, आप फोर्थ ग्राउंड की बात कर रहे हो, आप सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और इलीगैलिटी, वी वेरी वेल अग्री कि यहाँ पे इंटरवेंशन ऑफ वॉर हो चुकी है। वॉर की इंटरवेंशन के कारण क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। इनिशियली वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है जब वो बनता है, बाद में इट बिकम्स वॉइड, वो वॉइड हो जाता है। बट यहाँ पे इट इज़ एन एक्सेप्शन टू इट, सिंस यू हैव वे आउट। अब आप एक चीज़ बताओ कि आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली थोड़ी लिखा था कि सिर्फ जर्मनी की ही फर्म आपको ये जो है वो स्टील रेल्स प्रोवाइड करके देगी। इट वॉज नॉट समथिंग विच इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल, अभी भी आपके कंट्रोल में है। जर्मनी फर्म से ना सही किसी और कंट्री की फर्म से आप ले सकते थे, बिकॉज क्रूप्स इज मेयरली अ स्पेशलाइजेशन, सिर्फ एक स्पेशलाइजेशन, एक ब्रांड नेम है जो आप कहीं से भी ले सकते हो। तो आप किसी और कंट्री के साथ ट्रेड करते, डीलिंग करते और अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की कोशिश करते, सिंस इट इज समथिंग विच इज स्टिल बिटवीन विद इन योर कंट्रोल, आपके कंट्रोल के विद इन है, तो आप ये डिफेंस अवेल नहीं कर सकते सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और इलीगैलिटी, सिंस यू हैव न्यूमरस वेज आउट ऑफ परफॉर्मिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। जस्ट बिकॉज एक तरीका बंद हो चुका है, एक तरीका हैज़ बिन अफेक्टेड, वन वे यानी कि स्यूज कैनाल और दिस जर्मनी मैन्युफैक्चरिंग फर्म, इट हैज़ बिन अफेक्टेड ड्यू टू इंटरवेंशन ऑफ वॉर। वॉर होने के कारण ये अफेक्ट हो चुका है, डजंट मीन कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा ही नहीं करोगे व्हेन यू हैव अदर वेज आउट। सो वो कहते हैं कि आपका जो एक कॉन्ट्रैक्ट है, इट वॉज नॉट कॉन्टिंजेंट। क्या ये डिपेंडेंट था कभी भी कि जर्मनी हमें भेजेगा तो हम आपको भेजेंगे? क्या ऐसा लिखा था कॉन्ट्रैक्ट में? नहीं लिखा था। तो दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ योर्स, इट वाज नॉट कॉन्टिंजेंट अपॉन सप्लाईज विच इज टू बी गिवन बाय जर्मनी टू यू। ऐसा नहीं था कि जर्मनी आपको देगी और आप जर्मनी को दोगे। अगर ये कॉन्टिंजेंट होता, कंडीशनल होता कि जर्मनी अगर हमें देगा तभी हम आपको देंगे, वो बात अलग होती। लेकिन यहाँ पे तो यू हैव न्यूमरस वेज आउट, सो यू शुड हैव गॉन फॉर दोज वेज ऑल्सो। तो यहाँ पे आप ही की गलती है। तो जिन्होंने केस फाइल किया था बायर्स ने, वो सक्सीड हुए और जो सेलर हैं उनको ये डिफेंस अवेल करने नहीं दिया गया, बिकॉज इट इज़ समथिंग विच इज़ अभी भी विद इन योर कंट्रोल। एंड गाइस, टॉकिंग अबाउट द लास्ट इंपॉर्टेंट अपना ग्राउंड, लास्ट इंपॉर्टेंट ग्राउंड हमारे पास बेसिकली रहता है चेंज ऑफ लेजिस्लेशन। सो लास्ट इंपॉर्टेंट ग्राउंड इज द चेंज ऑफ लेजिस्लेशन। यस गाइस, लेजिस्लेशन बदल जाती है, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी में इसी पॉइंट को डिस्कस करके चुके हैं यहीं पे कि क्या होता है, कई बार लेजिस्लेशन चेंज हो जाते हैं। लेजिस्लेशन चेंज क्यों होती है? यानी कि ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टेंस और ड्यू टू चेंज इन एनी लॉज में बदलाव आ जाते हैं। यानी कि वही एग्जाम्पल, पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट परफेक्टली वैलिड है, बाद में उसी पर्टिकुलर गुड का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हैज़ बीन बैंड। तो वहाँ पे क्या है, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि लेजिस्लेशन हैज़ बीन चेंज, क्योंकि लॉ चेंज हो चुका है। अब अगर आप उस चीज़ को करोगे तो इट विल बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, सिंस इट इज समथिंग विच इज फॉरबिडन बाय लॉ। अब आप उस चीज़ को नहीं कर सकते, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, योर कॉन्ट्रैक्ट इट स्टैंड्स डिस्चार्ज्ड। इट स्टैंड्स डिस्चार्ज्ड मतलब यू नो लॉन्गर हैव कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स दैट पार्टी। गाइस, इसमें मैं केस लॉ डिस्कस करते हैं, वहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ। उसका नेम आता है सुचीला देवी वर्सेस हरी सिंह। सुचीला देवी वर्सेस हरी सिंह इज द नेम ऑफ अ केस। इस केस में क्या हुआ था कि देयर वर 2 पीपल, ए एंड बी। ए ने बी के साथ एक अग्रीमेंट करी कि आई विल बी सेलिंग अ लैंड ऑफ माइन टू यू। मैं आपको अपनी लैंड लीज पे दूंगी, नॉट सेलिंग, बट आई विल बी लीजिंग माई लैंड टू यू
फॉर 3 years। ए ने बी को कहा था कि मैं 3 साल के लिए अपनी लैंड आपको लीज पे दूंगी, 3 साल के लिए। बी ने कहा ठीक है, आई विल बी पेइंग यू रेंट फॉर दैट, बट उसने अभी कुछ अर्नेस्ट मनी, कुछ टोकन मनी ऑलरेडी एज अ सिक्योरिटी ए को पकड़ा दी, विच इज़ 34,000 रुपीज़। 34,000 रुपीज़ ऑलरेडी बी ने ए को दे दिए, विच इज़ अ टोकन मनी, अर्नेस्ट मनी थी, एज अ सिक्योरिटी उसने दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ गाइज, 1947 में कॉन्ट्रैक्ट हैज़ कम इन टू एग्जिस्टेंस। अब आप एक चीज़ देखना, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैज़ कम इन टू एग्जिस्टेंस। ए ने कहा मैं अपनी लैंड दूंगी, बी ने कहा कि आई विल बी गिविंग यू मनी, उसने दे भी दी थी एज अ सिक्योरिटी 34,000। बट व्हाट हैपेंड इज, इसके पहले ए उस लैंड को बी को दे पाती, पोजेशन में उसको, मतलब उसकी पोजेशन में उसको दे पाती। व्हाट हैपेंड इज 1947 में इंडिया पाकिस्तान हैज़ गॉट डिवाइडेड, पार्टीशन हो गई और वो लैंड पाकिस्तान में चली गई। ए एंड बी बोथ दीज पीपल माइग्रेटेड टू इंडिया, ये लोग इंडिया में ही थे, बट दैट लैंड वेंट टू पाकिस्तान। अब आप एक ये चीज़ देखो, बी ने फिर क्या किया, स्यू किया ए को, और उसने कहा कि जो मैंने आपको 34,000 रुपीज़ दिए वो मुझे मेरे वापस दिलाए जाएं, क्योंकि देखो ना तो इस लैंड पे अब मेरा कोई कंट्रोल रहा, इट इज़ नॉट इन माई पोजेशन, ये मेरी लैंड नहीं है। मोर ओवर नीदर कैन आई गो टू पाकिस्तान, और मैं वहाँ से टैक्सेस को कलेक्ट नहीं कर सकता। ए को, अगर मैं ए को पैसा, मेरा जो पैसा मेरा ए के पास गया है 34,000 रुपीज़, वो क्यों गया है, वो पैसा इसीलिए गया क्योंकि ए ने मुझे अपनी लैंड दी। बट यहाँ पे तो सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी हो चुकी है, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी हो चुकी है, एंड इट इज़ नॉट विद इन माई कंट्रोल, ये मेरे कंट्रोल के बाहर है। पार्टीशन उस इंसान के कंट्रोल में नहीं थी, वो लैंड कहाँ चलेगी, पाकिस्तान में चलेगी। बी बोलते कि ना तो उस लैंड को मैं कभी पजेस कर पाऊंगा, वो मेरी नहीं है लैंड, मोरओवर मैं पाकिस्तान नहीं जा सकता टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम दैट लैंड, फ्रॉम द कल्टिवेटर्स जो वहाँ पे काम करेंगे। तो मेरे लिए तो एक तरीके से इम्पॉसिबल हो चुका है, एंड इट इज़ इलीगल ऑल्सो, मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी है। तो क्योंकि ये सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड किया जाए, तो कोर्ट ने कहा येस इट इज़ अ केस ऑफ सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी एंड इलीगैलिटी। इट मीन्स यहीं पे ये कॉन्ट्रैक्ट आपका खत्म हो जाएगा, आपको आपके 34,000 वापस मिल जाएंगे। अब गाइस इस केस से आपको एक पॉइंट समझ आएगा, वो ये कि जो सेक्शन 56 है, बेसिकली पैराग्राफ 2, मोर इंपॉर्टेंटली जो पैराग्राफ 2 है, ये अप्लाई होता है टू एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड नॉट द एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब होता है विच इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड इन नियर फ्यूचर, जो भी आने वाले वक्त में होगा। तभी तो मैं आपको बार बार एक लाइन यूज़ करती हूँ कि आफ्टर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैज़ कम इन टू एग्जिस्टेंस एंड बिफोर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यू डेट। ड्यू डेट के आने से पहले, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में वो जो टाइम होता है, इट मीन्स एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है। फर्स्ट को अगर कोई भी इंसान बोलते कि आई विल बी सेलिंग माई कार टू यू ऑन 10th, इट मीन्स इट्स एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट विच इज टू बी एग्जीक्यूटेड इन नियर फ्यूचर, बट उस टाइम के बिटवीन क्या हो जाता है, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और इलीगैलिटी हो जाती है। बट यहीं पे अगर मैं ये कहूँ, इसके फैक्ट्स चेंज कर दूँ कि प्रायर टू 1947, 1943 या 44 में इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था। ए ने 3 साल के लिए अपनी लैंड बी को दे दी। अब हम प्रायर बात करें, मैं फैक्ट्स को थोड़ा चेंज करूँ ताकि आपको समझ आए। 1943, 1944 में सपोज ए ने अपनी लैंड बी को दी 3 साल के लिए, और बी ने उसको टोकन मनी दे दी थी 34,000 की। अब 1947 में पार्टीशन हुई, उसके पहले 3 साल, तो 1943, 44, 45, इन 3 सालों के लिए बी ने ए की लैंड को लीज के लिए यूज़ भी किया, काफ़ी प्रॉफिट भी अर्न किया, और ए को जो उसका रेंट बनता था वो भी दे दिया। तो यहाँ पे क्या बी सब्सिक्वेंटली 1947 के बाद केस फाइल कर सकते हैं कि अब मेरी ज़मीन जो है वो पाकिस्तान जा चुकी है, इट हैज़ गॉन टू पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन, तो जो मैंने पैसा ए को दिया था वो वापस दिया जाए? नो, कोर्ट कहेगा कि जो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और इलीगैलिटी का ये जो डॉक्ट्रिन है, इट इज़ एप्लीकेबल टू एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स विच इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड इन नियर फ्यूचर, और उसकी परफॉर्मेंस के पहले ही दैट थिंग हैज़ बिकम इम्पॉसिबल और इलीगल। अब तो आप उसके बेनिफिट्स ले चुके हो, 3 साल से आपने 3 साल के लिए उसको यूज़ किया था, 3 साल आपने यूज़ भी तो किया, आपने उसका बेनिफिट भी लिया, वो तो कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से खत्म हो चुका है। आपने ए को जो उसका पैसा बनता था वो दे दिया, और ए ने आपको वो 3 साल के लिए लैंड यूज़ करने को दी, तो इट हैज़ इट इज़ समथिंग विच इज़ एग्जीक्यूटेड, हो चुकी है। तो वहाँ पे हम इस डॉक्ट्रिन को एप्लीकेबल नहीं ठहराते, बिकॉज वहाँ पे तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, होके भी खत्म हो चुका है। नाउ यू कैन नॉट क्लेम एनीथिंग। ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स की बात होती है, एग्जीक्यूटेड की नहीं होती है। सो आई होप गाइज आपको ये भी समझ आ गया। तो 5 ग्राउंड्स पे हमने डिस्कस कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस, सिर्फ 2 एक्सेप्शंस है, बहुत ईजी है। पहली एक्सेप्शन, अच्छा एक्सेप्शंस का मतलब क्या है कि एक्सेप्शंस का मतलब होता है कि इट इज़ नो लॉन्गर अ ग्राउंड, इट इज़ नॉट अ ग्राउंड फॉर सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और इलीगैलिटी। जो मैं 2 आपको पॉइंट्स बताऊंगी, दोज 2 पॉइंट्स आर नो ग्राउंड्स फॉर क्लेमिंग
सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और इलीगैलिटी। अगर आप डिफेंस लेना चाहते हो तो आप इन 2 पॉइंट्स को यूज करके नहीं ले पाओगे, इसका मतलब है कि ये एक्सेप्शंस है। सबसे पहले, इफ यू आर सस्टेनिंग मेयर कमर्शियल और फाइनेंशियल लॉस और डिफिकल्टी, जैसे मैंने आपको बताया कि स्यूज कैनाल का रास्ता बंद हो चुका है, तो अब आपके पास एक और ऑल्टरनेटिव है कि आप केप ऑफ गुड होप से अपने सामान को भिजवा दो। तो इसका मतलब क्या है, ऑल्दो आपको क्या होगा, थोड़ा सा कमर्शियल डिफिकल्टी आएगी, कमर्शियल और फाइनेंशियल लॉस भी होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉन्ट्रैक्ट ही परफॉर्म नहीं करोगे और आप कह दोगे कि इट हैज़ बिकम सब्सिक्वेंटली इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। कोर्ट कहेगा इट हैज़ नॉट बिकम इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल तब होती है व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म, बट इट वॉज पॉसिबल फॉर यू टू परफॉर्म। हाउ कैन यू से कि इट वॉज इम्पॉसिबल? स्यूज कैनाल से नहीं तो केप ऑफ गुड होप से भिजवा दो, इट वॉज पॉसिबल फॉर यू टू परफॉर्म। बेशक हम मानते हैं कि थोड़ा सा फाइनेंशियल और कमर्शियल आपको लॉस देखने को मिलता, बट इट इज नो ग्राउंड टू क्लेम सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और इलीगैलिटी। आई होप आपको फर्स्ट इसकी एक्सेप्शन समझ आ चुकी है। सेकंड एक्सेप्शन जो हम डिस्कस करते हैं विच इज डिले इन परफॉर्मेंस। अब वो जो परफॉर्मेंस में डिले होता है ना, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस। कुछ ऐसा अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस होता है, उस कारण थोड़ा डिले हो जाता है परफॉर्मेंस में। बट गाइज, अगर आपकी परफॉर्मेंस में डिले होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ क्या हो जाएगी, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो जाएगी। तो इसके लिए हम एक केस लॉ डिस्कस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा केस लॉ है, उसका नेम आता है गाइज सत्यव्रता घोष वर्सेस मुंगरेमा। ये केस बेसिकली क्या आता है, इस केस में क्या होता है कि देयर वाज अ डेवलपमेंट अथॉरिटी। उस डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास बहुत ज़्यादा ह्यूज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड थे। अब वो जो ह्यूज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड थे उनके पास, उन्होंने क्या सोचा कि चलो इस लैंड को हम रेजिडेंशियल एरियाज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। अब उस रेजिडेंशियल एरिया में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि जो भी इंसान यहाँ पे प्लॉट लेने को रेडी है, उस इंसान को हमारे पास आना है और थोड़ा हमें टोकन मनी दे के जानी है, कल को आप ना लो, राइट। सो एक सिक्योरिटी और एक टोकन मनी हमें दे के जानी है। सो देयर वाज अ पर्सन, उसने क्या किया, 101 रुपीज़ की टोकन मनी इनको दे दी। गाइस, आई जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि ह्यूज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड है, उसको रेजिडेंशियल क्वार्टर्स बनाना है, रेजिडेंशियल एरिया बनाना है। तो जो भी इंसान उस लैंड पे इंटरेस्टेड है प्लॉट खरीदने को, हर उस इंसान को बुलाया गया और उनको कहा गया कि हमें कुछ टोकन मनी दे के जाओ। अब यहाँ पे प्लेंटिफ गए, प्लेंटिफ ने 101 रुपीज़ जो है एज ए टोकन मनी उनको दे दी, एज एन अर्नेस्ट मनी उनको पकड़ा दी। नाउ व्हाट हैपेंस इज सब्सिक्वेंटली, पहले तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस, सब्सिक्वेंटली व्हाट हैपेंस इज कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड वॉर 2 आई, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो जो ह्यूज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड थे उसका कुछ कंसिडरेबल पोर्शन, लेकिन टेम्पररी बेसिस पे कंसिडरेबल पोर्शन को यूज़ कर लिया फॉर मिलिट्री पर्पस। कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए हमें ये ट्रैक्ट ऑफ लैंड दे दो और बाद में आप इसको रेजिडेंशियल एरियाज में कन्वर्ट कर सकते हो, आफ्टर दिस वर्ल्ड वॉर 2 हैज़ बिन एंडेड, उसके बाद आप यूज़ कर लेना। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो प्लेंटिफ है उसने केस फाइल किया और उसने कहा कि मुझे मेरी अर्नेस्ट मनी वापस दिलाई जाए, क्योंकि ये क्या है, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और इलीगैलिटी हो चुकी है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म। तो कोर्ट ने यहाँ पे इस केस का बेसिकली वर्डिक्ट ये बताया था कि यहाँ पे आप डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अंडर इंग्लिश लॉ या फिर सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और इलीगैलिटी अंडर इंडियन लॉ आप इसको एप्लीकेबल नहीं कर सकते। इसको एप्लीकेबल करने का, इसको नहीं करने का रीज़न क्या है, सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑल्दो कंसिडरेबल पोर्शन लिया था, सारा पोर्शन नहीं लिया, पहली बात। और दूसरा, उन्होंने वो चीज़ टेम्पररी बेसिस पे ली थी, गवर्नमेंट ने परमानेंटली वो लैंड नहीं ली थी। मोर ओवर, जब आपने अग्रीमेंट करी थी, डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लोगों के साथ अग्रीमेंट करी थी, तो उन्होंने कोई भी टाइम पीरियड फिक्स नहीं किया था, उन्होंने कोई भी टाइम पीरियड नहीं बताया था कि कब तक हम आपको ये कंप्लीट करके आपका प्रोजेक्ट दे देंगे, सारी रोड्स बना के, ड्रेन्स बना के, कब तक इसको हम रेजिडेंशियल क्वार्टर बना देंगे, ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ था। तो अगर मेयर डिले हो जाएगा, थोड़ा सा डिले हो भी जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बिकम इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। टेम्पररी बेसिस पे गवर्नमेंट ने ज़मीन ली है, वो आपको दे देगी, जब गवर्नमेंट आपको रिटर्न कर देगी आप उसको रेजिडेंशियल एरिया बना देना। सिंस आपने कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं किया था कि विद इन सो एंड सो टाइम हम आपको ये बना के देंगे, ऐसा कुछ डिसाइड नहीं हुआ था। तो जस्ट बिकॉज कुछ मेयर डिले हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बिकम इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, वो पॉसिबल ही नहीं है, इज इट। एंड हेंस आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो डिस्चार्ज हो चुका है। सो आई होप गाइस आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं कि हमने इसमें क्या डिस्कस किया है। अब आपको ये समझ आ चुका है कि किस तरीके से इम्पॉसिबिलिटी और इलीगैलिटी के कारण कॉन्ट्रैक्ट आपका डिस्चार्ज हो जाता है। कोई चीज़ इलीगल हो जाती है, कोई चीज़ इम्पॉसिबल हो जाती है। अब वो इनिशियल इलीगैलिटी और इम्पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, वो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और इलीगैलिटी भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है। और अगर कोई चीज़ इम्पॉसिबल या इलीगल हो जाएगी, वो चीज़ वॉइड हो जाएगी, और वॉइड का मतलब क्या होगा कि इट इज़ नॉट इन्फोर्सिबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। तो हम क्या मान लेंगे कि इट हैज़ बिन डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब है कि पार्टीज हैव नो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स ईच अदर। कल को उनके पास कोई कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस नहीं है,
कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो चुका है। अब वो खत्म भी क्यों हो चुका है? क्योंकि वो वॉइड हो चुका है। सो आई होप गाइज आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है ये कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पॉसिबिलिटी एंड इलीगैलिटी। ऑल्दो इट्स अ बिट लेंथी वीडियो, बट आई होप मैंने सारे एक एक पॉइंट को आपको समझाने की कोशिश करी है अलॉन्ग विद ऑल द इंपॉर्टेंट केस लॉज। सो डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन गाइज आपको किस तरीके की लगी ये वीडियो। एंड थैंक यू सो मच गाइज, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, स्टे सेफ एंड बाय बाय।